Hello, hi, assalamu alaikum, my YouTube family. I'm Asma, and you're watching Asma Talks. How are you? I'm sure, friends, you are great. You're doing great these days. And today, I'm going to teach you something new, something exciting, जो आपको देख के मज़ा आएगा. यानी कि कुछ ऐसे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ जो कि जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, जिनके बारे में आपको मालूम होता है, लेकिन वो हमेशा से क्लियर नहीं होते. जैसे सामने आप देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू डू फ्रेज एंड क्लॉज. ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू कॉम्प्रिहेंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. बहुत बार सुना होगा आपने वर्ड फ्रेज एंड क्लॉज, बट हार्डली हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इन दोनों में. ठीक है, उनके लिए फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो चलिए इसको आसान करके पढ़ते हैं, बहुत आसान, कि बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाए. सबसे पहले, व्हाट इज़ फ्रेज. सामने इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं. अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट. ठीक है, इस तरह की डेफिनेशंस आपको गूगल से भी मिल जाती हैं, इस तरह की डेफिनेशन मुख्तलिफ बुक्स पे भी मिलती हैं, लेकिन हमेशा से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ और करना पड़ता है. जी हाँ, सामने लिखे हुए सेंटेंसेस पे अगर आप गौर करें, वंस इन अ ब्लू मून, यानी अगर कोई आपको आके कहे वंस इन अ ब्लू मून, वुड यू अंडरस्टैंड दैट इजीली कि इसका मतलब क्या है? नो, इट वॉन्ट बी ईजी. वंस इन अ ब्लू मून ये एक आधी बात है जिसकी कोई सर पैर नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा है. सेकंड देखें आप, जस्ट इन केस, फॉर अ गुड कॉज, यानी कुछ आधे अधूरे अल्फाज, कुछ आधे से सेंटेंसेस, उन्हें कहते हैं फ्रेजेस. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा और अल्फाज जब मिल जाते हैं तो उसको कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो कहलाएगा फ्रेज. ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं होता. अभी सामने देखिए, ये है क्लॉज. हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा, अब हम क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं. क्लॉज क्या होता है? पूरा सेंटेंस जो अपनी पूरी सेंस देता है. यानी इसमें सब्जेक्ट भी होता है, काम करने वाला भी होता है. काम करने वाला आपको अपना पूरा काम बताता है, आपकी समझ में भी आता है. ठीक है, पूरा सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस इज वन पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सब्जेक्ट आपको फ्रेज में नहीं दिखाई देता. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता फ्रेज में, लेकिन क्लॉज में आपको ये नज़र आता है. अगर कोई कहता है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो बात तो क्लियर है, तो ये क्लॉज है, ये एक सेंटेंस है. लेकिन फ्रेज में वो आपको ये नहीं कहेगा ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, उसमें वो कुछ आधे अधूरे अल्फाज इस्तेमाल करेगा. ही ऑलवेज लिसन्स टू मी, शी हैज़ बिकम माई बेस्ट फ्रेंड. ये सब क्लॉजेज हैं. सी, पूरे सेंटेंस को जिसकी पूरी सेंस होगी दैट इज़ क्लॉज, और वो सेंटेंस जो आधा अधूरा होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो कहलाएगा फ्रेज. ये डिफरेंस तो हमें पता चल गया. अब क्लॉज की भी दो टाइप्स होती हैं. अब सामने आपको नज़र आ रहा है मेन क्लॉज, आई नो. क्लॉज की भी टू टाइप्स होती हैं, यानी सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं. सेंटेंसेस दो तरह के ऐसे होते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है वो पूरा इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, उसको कहते हैं मेन क्लॉज. ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. सामने देखें, ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच. ये पूरा सेंटेंस है जो बात की सेंस को भी क्लियर करता है. ही वेंट बैक टू वर्क. आई वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस. आई लव ओपनिंग द विंडोज. She bought a new computer. Everything is clear in these sentences. इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने आधी बात की है. ये सेंटेंसेस, इनमें सब्जेक्ट भी है, इनमें वर्ब भी है, इनमें ऑब्जेक्ट भी है, पूरी सेंस भी क्लियर है. इनको कहते हैं मेन क्लॉजेस. इन्हें किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज़ हाउ द मेन क्लॉजेस आर फॉर्म्ड. ये हमारे पास मेन क्लॉज के साथ चीज़ है डिपेंडेंट क्लॉजेस. यानी कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो अकेले खड़े नहीं हो सकते. ठीक है, यानी अगर ये सेंटेंसेस कहीं पे लिखे हुए हों तो आपको इनकी समझ पूरी सेंस नहीं आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि बात कही क्या जा रही है. आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होगी. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट, एक मेन सेंटेंस की. जैसे यहाँ सामने देखें, वेयर देयर इज़ अ स्मोक. अगर आपको कोई आके कहता है वेयर देयर इज़ स्मोक और उसके बाद वो चुप कर जाता है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, आपके सामने आधी बात की गई है. अगर कोई और शख्स कहता है इफ़ इट इज़ रेनिंग और फिर चुप कर जाता है, इसका मतलब वो डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहा है, उसकी बात कंप्लीट नहीं है. ही नीड्स अनदर सेंटेंस टू कंप्लीट एंड टू गिव द सेंस ऑफ द सेंटेंस. अगर कोई कहता है विच इज़ लोकेटेड इन बॉस्टन, यू वुड आस्क हिम व्हाट इज़ लोकेटेड इन बॉस्टन? क्वेश्चन.
स्टिल देयर, बिकॉज इट इज़ रेनिंग, ये भी। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए रेड कलर दिया है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉजेस को मैंने ब्लैक कलर दिया है। डिपेंडेंट क्लॉजेस जब सेंटेंस के शुरू में आती हैं तो हम कॉमा यूज़ करके उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। देखें, वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ फायर, तो देयर इज़ फायर क्या है, मेन क्लॉज, क्योंकि ये पहले वाली क्लॉज को, पहले वाले सेंटेंस को पूरा करती है, ठीक है। देयर इज़ फायर अगर आप कहेंगे तो दैट्स फाइन, वो बात है, सेंस बनती है, लेकिन वेयर देयर इज़ स्मोक की सेंस नहीं बनती। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन इंडिपेंडेंट को नहीं, डिपेंडेंट को ज़रूरत है। वी वॉन्ट गो इफ़ इट इज़ रेनिंग, लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ जाती है तो इसको कॉमा की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कॉमा से अलग नहीं कर सकते। वी वॉन्ट गो इफ़ इट इज़ रेनिंग, बिकॉज इट इज़ रेनिंग वी हैव एन अम्ब्रेला। वी हैव एन अम्ब्रेला एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ रेनिंग वी हैव एन अम्ब्रेला। Okay, it gives a complete sense. George visited Howard University, which is located in Boston. तो अगर कोई आपसे कहे which is located in Boston, तो आपको सेंस क्लियर नहीं होगी, बात की समझ नहीं आएगी, अनलेस वो आपको बोले जॉर्ज विजिटेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन बॉस्टन, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जहाँ जॉर्ज ने विजिट किया, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी बॉस्टन में है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस का डिफरेंस जो है वो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप ग्रामर को समझने के लिए गूगल से ही हर वक्त हेल्प लेते रहें। समटाइम्स एज वी आर द पाकिस्तानीज़, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, स्पेशली इंग्लिश को, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि हम उसको बहुत आसान तरीके से समझ लें, कुछ इस तरह से ट्रिक्स के साथ हम उसको समझें। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि कॉमा को कहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, मैंने ये नोटिस किया है कि लोग लिख तो लेते हैं इंग्लिश में, कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं या कोई ऐसे लिख लेते हैं, बट दे स्टिल डोंट नो कि कहाँ पे हम लोग कॉमा को पुट करें। वो कहीं भी कॉमा लगा देते हैं, या जहाँ पे कॉमा रिक्वायर होता है वहाँ पे नहीं लगाते, बिकॉज़ उनको मालूम नहीं होता है कि कहाँ पे छोटी छोटी फ्रेजेस को, कहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करने के लिए हमें कॉमा यूज़ करना पड़ता है, वो इस बारे में नहीं जानते। तो आज आपको ये भी सीखना है कि प्लेसमेंट ऑफ कॉमा क्या है, यानी कॉमा को आपने लगाना कहाँ पे है, वो ख़ास जगह जहाँ पे कॉमा की ज़रूरत होती है, ठीक है। सामने आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज में कुछ कॉमास लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ से आप समझते हुए कॉमा की प्लेसमेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं आपको समझा सकती हूँ, समझाने के लिए तैयार हूँ, यही तो मकसद है वीडियो बनाने का कि चीज़ें आसान की जाएँ आपके लिए। खैर, वी रियली इन्जॉयड द टूर दैट वी टुक। अगर कोई आपको कहे दैट वी टुक तो समझ नहीं आएगा, उसको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि वी रियली इन्जॉयड द टूर दैट वी टुक। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है इसमें, वी रियली इन्जॉयड द टूर, बात तो पूरी है। डिपेंडेंट क्या है, दैट वी टुक, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हुए आप इन स्लाइड्स के ज़रिए जो आपके सामने से यूट्यूब वीडियो में गुजर रही हैं चीज़ों को समझ सकते हैं। इट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो फ्रेजेस या क्लॉजेस का डिफरेंस जानना चाहते हैं, बहुत आसान अल्फाज में। बहुत सारे आपको वीडियोस मिलते हैं यूट्यूब पे जहाँ आपको ये चीज़ें समझाई जाती हैं, समटाइम्स समझ में आती हैं, लेकिन हम कुछ हर तरह के लोग होते हैं जिनको कुछ तरह के वीडियोस तो समझ में आते हैं, कुछ तरह के वीडियो समझ में नहीं आते हैं, दे काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक फॉर दैम। तो इस तरह मैंने चीज़ों को आसान करने की कोशिश की आपके लिए, एक हम्बल सी एक कोशिश की गई आपके लिए। ओके, प्लेसमेंट ऑफ कॉमा। When a sentence begins with dependent clause, a comma is inserted after dependent clause. यहाँ पे अगर आप देखें, I'll stay at home एक independent clause है, if it rains एक dependent clause है। if it rains बात तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जब dependent clause यानी छोटी clause जो होती है वो बाद में आती है तो कॉमा नहीं यूज़ करते, ठीक है। देर इज़ नो नीड ऑफ कॉमा इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर इसके उलट हो, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए और इंडिपेंडेंट बाद में आ जाए, देन यू हैव टू पुट कॉमा आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज। इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, ठीक है। इफ़ इट रेन्स ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, बात पूरी नहीं होती। इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होती है, ठीक है, तो कॉमा लगाएं, आई विल स्टे एट होम, और इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है।
वीडियो को आप जहाँ से मर्ज़ी बार बार देखना चाहें देख सकते हैं। इट्स ऑल फॉर यू एंड नाउ इट्स योर्स। आप इसको देखें, आप समझें। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ़ आई एम एबल to make you understand the difference between phrases and clauses, or the difference between main clause and dependent clause, or the placement of comma. If I am able to do any of these things, I'll be more than happy, because this is what I do through my YouTube videos, and this is the basic purpose of making these videos, कि आप सब लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इतना ज़्यादा चीज़ों को या इंग्लिश को समझना चाहते हैं लेकिन चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं उनके लिए समझना, वो इन चीज़ों को बहुत आसान अल्फाज में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड वी हैव टू लर्न इट, और करनी पड़ेगी। वी हैव टू लर्न इट टू प्रूव आवरसेल्व्स इन सर्टेन फील्ड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल रखें फ्रेंड्स। और हाँ, जाते जाते आई मस्ट से कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, आप शेयर करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा इस तरह से भी होगा कि जब मेरे न्यू वीडियोज़ आएंगे वो आपकी अप्रोच उन तक बहुत आसानी से होगी, क्योंकि समटाइम्स हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, चाहे आपने सब्सक्राइब किया हो, आप उन तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।